ईस्वी में पुर्तगाल से है जो कोलंबस चलते हैं। 1492 ईस्वी में पुर्तगाल से कोलंबस चलते हैं भारत की खोज करने के लिए, लेकिन उनका मार्ग है जो भूलने के कारण या भटकने के कारण वह अमेरिका चले जाते हैं और 1492 ईस्वी में है जो ये अमेरिका की खोज कर डालते हैं। 1492 ईस्वी में फिर है जो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर डालते हैं। फिर वहां से पुर्तगाल से 1498 ईस्वी में है जो वास्को डी गामा चलते हैं। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में चलते हैं और ये केरल के कालीकट नामक भारत में है जो केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचते हैं। केरल के कालीकट 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा आते हैं वो केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचते हैं और जिस मार्ग से आते हैं उस मार्ग का नाम है केप ऑफ गुड होप मार्ग। गुड होप मार्ग, केप ऑफ गुड होप मार्ग इनका मार्ग का नाम था। इस मार्ग के समुद्री मार्ग के द्वारा यह केरल में प्रवेश करते हैं और यहाँ का जो राजा जमोरियन था ये इनको क्या करता है, स्वागत करता है। भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन होता है उसका कालक्रम जानेंगे और कंपनियों की स्थापना कब होती है और कंपनी है जो अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं, कब स्थापित करते हैं, जिसके बारे में है हम लोग जो विस्तार से पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यूरोपीय कंपनी का जो भारत में आगमन होता है वह सबसे पहले स्टार्टिंग 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का होता है। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। उससे पहले है जो यूरोपीय देश से पुर्तगाल से कोलंबस है जो 1492 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन मार्ग भूल जाने के कारण वह अमेरिका चला जाता है और 1492 ईस्वी में उसने अमेरिका की खोज कर डाली है। लेकिन उसके बाद है जो पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में चलता है और वह भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचता है जहां के राजा जमोरियन ने उनका स्वागत किया था और वह जिस मार्ग से आते वह समुद्री मार्ग था। उस मार्ग का नाम था केप ऑफ गुड होप मार्ग। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन किस प्रकार से होता है जिसके बारे में। तो जानेंगे सबसे पहले जो भारत में आने वाले थे वह पुर्तगाली थे। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में है जो भारत में आते थे। हमने नाम भी जिक्र किया कि सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे वह वास्को डी गामा आए थे 1498 ईस्वी में। पुर्तगालियों के बाद जो भारत में आने वाले यूरोपीय थे वह डच थे और किस देश से आए थे, हॉलैंड देश, नीदरलैंड देश से जो डच थे वहां से आए थे और ये 1595 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। भारत में इनका 1595 ईस्वी में आगमन होता है। डचों के बाद है जो भारत में आने का कालक्रम है अंग्रेजों का था, ब्रिटिशों का था, वह 1600 ईस्वी में भारत में पहुंचते हैं। फिर ब्रिटिश के बाद है जो डेनमार्क 1616 ईस्वी में भारत में पहुंचते हैं और डेनमार्क के बाद है जो फ्रेंच है 1664 ईस्वी में है जो भारत में पहुंचते हैं और फ्रांस के बाद है जो स्वीडिश है 1731 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। इनके पहुंचने का कालक्रम इस प्रकार से है। फिर से हम एक बार आपको यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत में आए थे। दूसरे नंबर पर जो आने वाले यूरोपीय थे वह डच थे जो 1595 ईस्वी में भारत में पहुंचे थे। तीसरे नंबर पर जो यूरोपीय आए थे वह अंग्रेज ब्रिटिश थे जो 1600 ईस्वी में भारत पहुंचे थे और चौथे नंबर पर जो यूरोपीय आए थे वो डेनिश थे जो 1616 ईस्वी में भारत पहुंचे थे और पांचवें नंबर पर जो आने वाले थे वह फ्रेंच थे 1664 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। छठे नंबर पर स्वीडिश थे जो 1731 ईस्वी में है जो भारत पहुंचे थे। अब देखिए तो भारत आए, लेकिन इनका कालक्रम क्या था वो जानेंगे हम लोग कि इनकी स्थापना का कालक्रम क्या था। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम हम लोग जानेंगे। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे और 1498 ईस्वी में ही इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 5 वर्षों के बाद ये कोचीन में है जो 1503 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, जिसे कोठी के भी नाम से कभी कभी जाना जाता है, देखने को मिलता है। फिर देखिए डच आए थे 1595 ईस्वी में, लेकिन आने के बाद ये पूर्वी एशिया के भागों में गए और वहां से उन्होंने मसालों का व्यापार किया। डचों ने यहाँ 1595 ईस्वी में आए थे
लेकिन वह पूर्वी एशिया के भागों में गए थे और वहां पर उन्होंने उन्होंने जो 1595 ईस्वी में आए थे, लेकिन पूर्वी एशिया के भागों में जाने के बाद वहां पर उन्होंने क्या किया था, मसालों का व्यापार किया था। लेकिन उनको वैसे तो 1595 ईस्वी में आए थे, लेकिन पूर्वी एशिया के जो इंडोनेशिया क्षेत्र में, पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया क्षेत्र में ये मसाला का व्यापार करते हैं। और मसाला के व्यापार करने के उपरांत उन्होंने इंडिया में है जिनकी क्या कंपनी की स्थापना जो होती है वो 1602 ईस्वी में होती है और 1602 ईस्वी में इनकी होती है। इसीलिए है जिनकी कंपनी का कालक्रम पीछे हो जाता है और अंग्रेजों की कंपनी का कालक्रम आगे हो जाता है, क्योंकि ये आए थे 1600 ईस्वी में और 1600 ईस्वी में ही इनकी कंपनी की स्थापना होती है। और 8 वर्षों के बाद इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री है जो सूरत में स्थापित करते हैं। इन्होंने अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित होती है, तो सूरत में 1608 ईस्वी में। फिर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री है जो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर 1602 ईस्वी में इन्होंने कंपनी की स्थापना किया और इन्होंने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में है जो स्थापित करते हैं। फिर डेनिस है जो 1616 ईस्वी में है जो भारत में इनका प्रवेश होता है और 1616 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना होती है और ये तंजौर तमिलनाडु के क्षेत्र में 1620 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। उसके बाद जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थे 1664 ईस्वी में भारत में आते हैं और ये 4 वर्षों के बाद सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। इस प्रकार से है जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना किया और यहाँ पर अपनी है जो फैक्ट्री की भी स्थापना किया। अब जानेंगे हम लोग पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगाली में सबसे पहले हम बताएं आप लोगों की है जो कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाल से निकलता है, लेकिन वह कहां चला जाता है, तो वह अमेरिका जाता है और अमेरिका की पहुंचकर वहां अमेरिका की वह खोज कर डालता है। यानी 1492 ईस्वी में प्रश्न आता है कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। उसी प्रकार जो यूरोपीय देश से दूसरे व्यक्ति जो भारत की खोज करने के लिए निकलते हैं वह वास्को डी गामा निकलते हैं और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचते हैं। केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचते हैं। यहां के राजा जमोरियन थे, जो इनको स्वागत करता है, वास्को डी गामा को। जमोरियन जो क्षेत्रीय राजा थे कालीकट का, वो इनको स्वागत करता है और यहां आकर उन्होंने है जो व्यापार करते हैं। व्यापार किस चीज का करते हैं, तो मसाला का व्यापार करते हैं। मसाला के व्यापार के उपरांत यहां से वह यूरोप के देशों में मसाला, पुर्तगाल मसाला ले जाते हैं और ले जाने के उपरांत इनको पूंजी छोड़कर 60 गुना का मुनाफा होता है। 60 गुना का इनको मुनाफा होता है। और इसी के दौरान है जो फिर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेस भारत पहुंचते हैं। ये भी पुर्तगाली ही थे जो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेस भारत पहुंचते हैं और ये आने के बाद ये भी है जो मसाला का व्यापार करते हैं। फिर पुनः है जो 1502 ईस्वी में है जो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का आगमन होता है। तो क्वेश्चन आता है हमेशा कि दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे, तो दूसरी बार 1502 ईस्वी में और प्रथम बार 1498 ईस्वी में। ठीक है। और दूसरी जो पुर्तगाल से आने वाले यूरोपीय थे वह कौन थे, पेड्रो अल्वारेस, जो 1500 ईस्वी में आए थे। ये क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा कि दूसरी बार आने वाले पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेस और दूसरी बार वास्को डी गामा जो पहुंचे थे वह 1502 ईस्वी में। 1500 में पेड्रो अल्वारेस आए थे और 1502 ईस्वी में फिर पुनः वास्को डी गामा आए थे। ठीक है। इसी प्रकार 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे और वास्को डी गामा आने के बाद फिर है ये यहां से है जो गवर्नर जनरल बनकर आता है भारत में व्यापार करने के लिए। अब यहां से प्रारंभिक समय से प्रारंभ होता है। 1505 ईस्वी में जो है प्रथम गवर्नर पुर्तगाली आता है जिनका नाम था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा।
1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर आते हैं जिसका नाम था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। अल्मीडा या अल्मोड़ा, कभी कभी नाम इसका रहता है अल्मीडा। 1505 ईस्वी में आते हैं और इनका कालक्रम है जो 1509 ईस्वी तक ये भारत में गवर्नर जनरल पुर्तगालियों का बनकर रहते हैं। इस दौरान इन्होंने कुछ कार्य भी किए थे। फ्रांसिस्को दा अल्मीडा के द्वारा कुछ कार्य किया गया था, अल्मोड़ा के द्वारा, किनके द्वारा, इन्होंने नीले जल की नीति अपनाई थी। नीले जल की नीति अपनाई थी जिसे है जो ब्लू वाटर नीति भी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। नीले जल की नीति अपनाए थे जो हिंद महासागर के क्षेत्रों पर ये अपना अधिकार करना चाहते थे 1509 ईस्वी में। 1505 से 1509 ईस्वी तक जो आए थे फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। अब है जो इसके बाद 1505 से 9 तक ये रहे भारत में, और 1505 से 9 के बाद है जो एक और फ्रांसीसी पहुंचे थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को दा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क है जो 1509 ईस्वी में पहुंचते हैं और 1515 ईस्वी तक ये भारत में रहते हैं। 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक है जो ये भारत में रहते हैं। इन्हें है जो पुर्तगालियों का, अर्थात पुर्तगालियों की कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यहाँ पर कि कभी कभी प्रश्न आता है कि पुर्तगालियों की है जो वास्तविक, भारत में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो उनका नाम है फ्रांसिस्को दा अल्बुकर्क को माना जाता है। ये 1509 ईस्वी में आते हैं और 1510 ईस्वी में गोवा का जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनका नाम था, जो उस समय गोवा का शासक थे यूसुफ आदिल शाह गोवा के शासक थे 1510 ईस्वी में, जिनसे ये गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। 1510 ईस्वी में गोवा पर ये क्या करते हैं, यूसुफ आदिल शाह से है जो गोवा को छीन लेते हैं और उस पर पूर्ण रूप से ये क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं 1510 ईस्वी में। और गोवा की राजधानी है जो ये कोचीन बनाते हैं, उसकी राजधानी है जो कोचीन बनाते हैं। इनके द्वारा कुछ कार्य है जो हम आपको बता रहे हैं। ये गोवा की राजधानी कहाँ बनाते हैं, तो कोचीन है, कोचीन को ये राजधानी बनाते हैं। उसके बाद इनके द्वारा अल्बुकर्क के द्वारा कुछ नीति अपनाई जाती है जो कुछ इस प्रकार से था कि वो चाहते थे कि भारत में अपने धर्म का प्रचार हो। धर्म, ईसाई धर्म को वो मानते थे और ईसाई धर्म को वो चाहते थे कि भारत में उनका प्रचार हो। इस प्रकार दूसरे नंबर था कि उसने विवाह नीति अपनाया था। विवाह नीति क्या था कि पुर्तगालियों का विवाह वह भारतीयों से करवाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अधिक दिनों तक भारत में रहना है तो दो चीज को ज्यादा अपनाएंगे ना तो हम भारत में टिक सकते हैं, एक धर्म की नीति और दूसरा पारिवारिक नीति। तो वह दोनों पर है जो पूर्ण रूप से जोर दे रहे थे कि एक कि हम भारतीयों के साथ विवाह करेंगे तो परिवारवाद के कारण हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। दूसरा नंबर, भारत के लोग हैं जो धर्मवाद में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो अगर हम अपने धर्म का प्रसार यहाँ पर करेंगे तो है जो हम पूर्ण रूप से यहाँ पर है जो है यहाँ पर हम टिक जाएंगे और इस क्षेत्र में हम अपना अधिकार कर लेंगे। इस प्रकार है जो यहाँ पर इन्होंने है जो इस प्रकार से है जो नीति अपनाया था। तो ये नीति जो अपनाया था, किसने अपनाया था, अल्बुकर्क ने अपनाया था। सबसे पहले तो 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से उसने गोवा को छीन लिया था, ठीक है। उसके बाद उसकी राजधानी को कोचीन बनाए थे। फिर तीसरा जो यहाँ पर जो गवर्नर आते हैं जिनका नाम है, चलिए इतना तक तो जान गए हम लोग। तीसरा जो गवर्नर था जिनका नाम है नीनो डी कुन्हा तीसरे पुर्तगाली थे जो भारत में आते हैं और इनके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। 1539 ईस्वी में ये है जो द्वीप पर अधिकार कर लेते हैं और 1559 ईस्वी में है जो दमन पर अधिकार कर लेते हैं।
1539 ईस्वी में द्वीप पर और 1559 ईस्वी में है जो क्या करते हैं, दमन पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार से पुर्तगाली ने 1559 ईस्वी में दमन पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेते हैं। पुर्तगालियों का भारत में कुछ देन भी है। अगर प्रश्न आता है कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी, तो पुर्तगालियों ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत सर्वप्रथम गोवा में हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम गोवा में हुई थी और यह हुआ था 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम। क्वेश्चन और भी आता है कि जो तंबाकू कृषि कृषि था, तंबाकू की खेती के लिए कृषि के लिए उसकी किसकी देन है, तो वह भी पुर्तगालियों का ही देन है। वह भारत में तंबाकू की कृषि का भी देन है जो पुर्तगालियों का। प्रिंटिंग प्रेस है जो भारत में पुर्तगालियों की देन है, जिसमें गोवा में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की है ना स्थापना होती है और 1556 ईस्वी में होती है। पुर्तगालियों के बारे में आज हम लोगों ने देखा और अगले बार हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार डच है जो भारत में डचों का आगमन होता है और एक बेदरा का युद्ध होता है डचों से और अंग्रेजों के बीच, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम लोग है जो अंग्रेजों के भारत में आगमन जानेंगे, कालक्रम जानेंगे, उनके कार्यों को जानेंगे। तो चलिए बस आज तक इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार डच है जो भारत में आते हैं और उनका जो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र रहता है और वो उनका क्या क्या कार्य होता है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगले वीडियो में हम कुछ समय के बाद आपके बीच है जो एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें डचों का आगमन होगा। इसी प्रकार आधुनिक भारत का धीरे धीरे मैं आपके बीच एक एक करके पूरी की पूरी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।